हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग झा एंड वेलकम टू एजुकेशन बाबा। आज के इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके 12th पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पे बनते हैं, हम लोग सारे क्वेश्चन डील करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जिस तरह से हमारा पैटर्न रहता है वही पैटर्न रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो इकहरी नागरिकता का विचार है वो हमारा ब्रिटेन से लिया गया। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिका से हम लोग क्या लिए थे, मौलिक अधिकार लिए थे। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 324। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो हमारा उपराष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का जो यहाँ पे प्रावधान किया गया। तो कुल जो है 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। सो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ याद रखिए कि हम लोग जो है मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए हैं, तो यूएसएसआर के संविधान से लिए थे। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार अभी जो है 6 हैं। ये भी ध्यान रखिएगा साथ में। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो देखिए राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख मतलब जो जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो इसमें जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखिए कि राज्य और संघ शासित क्षेत्र का में जो है क्या अंतर है। राज्य और संघ शासित क्षेत्र में क्या अंतर है। तो देखिए राज्य भारतीय संघ में 28 राज्य हैं। ये इन्हें जो स्वायत्तता प्राप्त होती है, संविधान ने इनको अधिकार क्षेत्र, इनका जो अधिकार क्षेत्र स्पष्ट कर दिया है, अतः केंद्र उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। संघ शासित क्षेत्र में जो है भारत का वह भाग होता है जिसमें प्रथम तक केंद्रीय सरकार के अधीन होता है। राज्य की भांति उसे स्वायत्तता प्राप्त नहीं होता। देखिए इसको समझ लीजिए आप। ठीक है, ताकि आप खुद के भाषा में भी आप एग्जाम में क्या करोगे, लिख पाओगे। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक बिहार यहाँ पे हमारा राज्य हो गया, दिल्ली यहाँ पे क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए बिहार में जो सरकार बनेगी, जो मुख्यमंत्री बनेगी, उसके अंदर जो है राज्य के लिए कोई नियम बना सकते हैं वो। ठीक है। और प्रशासन के लिए जो है पुलिस भी बिहार सरकार के अंतर्गत ही काम करती है। लेकिन दिल्ली में क्या होगा कि जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, जैसे मान लीजिए अभी अरविंद केजरीवाल हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो जो है सिर्फ जनता के लिए काम कर सकते हैं, रोड बना सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, योजनाएं ला सकते हैं। लेकिन पुलिस जो है वो कहाँ होगा, तो पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में होती है। तो यही मेन डिफरेंस होता है राज्य और संघ शासित प्रदेश में। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो कुल जो है देखिए यहाँ पे आपके 6 राज्य में जो है अभी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। देखिए 7 राज्यों में थी पहले, लेकिन जो जम्मू कश्मीर था, है ना, जम्मू कश्मीर अब राज्य रहा नहीं। तो यहाँ पे जो है विधान सभा है, लेकिन विधान परिषद खत्म हो गया। तो वहाँ भी अब कितना हो गया, एक सदनात्मक हो गया। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ। तो भ्रष्टाचार के विरोध में जो है आप पार्टी का उदय हुआ था। सो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे, तो आपको पता होगा कि जो हमारे अन्ना हजारे जी हैं और कुमार विश्वास और एक अरविंद केजरीवाल, 3 लोगों ने मिलकर भ्रष्टाचार के विरोध में एक आंदोलन किया था। जिसके बाद क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास, इन 3 लोगों ने मिलकर आप पार्टी की स्थापना करी थी। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़े। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर थे। सो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और यदि पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पहली महिला राज्यपाल कौन है। तो पहली महिला राज्यपाल जो है आपको याद होगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है। सो आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहली मुख्यमंत्री कौन है, महिला मुख्यमंत्री, तो वो सुचेता कृपलानी है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो है पहली महिला अध्यक्ष जो है भारत की थी, वो कौन थी, विजया लक्ष्मी पंडित थी। सो हमारा आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है संघ शासित क्षेत्र क्या होता है। तो अभी मैंने आपको संघ शासित जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसी को हम लोग संघ शासित प्रदेश भी कहते हैं। तो दोनों में अंतर समझा दिया था। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि भारत में संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कुल कितनी है। देखिए संघ शासित क्षेत्र जो है कुल 8 हैं। कुल कितने हैं, 8 हैं, अभी के लिए 8 हैं। ठीक है, और ये जो है इन्हें स्वायत्तता प्राप्त होती है और ये संविधान
संविधान ने उनका अधिकार क्षेत्र क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया है, अतः केंद्र उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है। संघ शासित क्षेत्र भारत का वह भाग होता है जो प्रथमतः केंद्रीय सरकार के अधीन है और राज्य की भांति उसे स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती है। तो ये चीज़ें हम लिख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में क्या, और जो राज्य होता है और जो केंद्र शासित प्रदेश होता है दोनों के बीच में अंतर मैंने आपको अभी अभी बता दिया है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। मतलब किस देश में जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान यहाँ पे होगा। तो याद है कि भारत का, देखिए सबसे छोटा लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है और सबसे बड़ा भारत का है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों याद रहेगा। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नियुक्ति वर्ड में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी एक प्रश्न बनता है आपके एग्जाम के लिए कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। कौन नियुक्त करते हैं, तो यहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर हो गई। निर्वाचन हम लोग किसका करते हैं, संसद का करते हैं, है ना। उसका 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन का जो है से संबंधित है। मतलब नगरीय स्थानीय स्वशासन से जो ये पे संबंधित है। तो याद रखिए, देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है और 74वां जो है नगरीय स्थानीय स्वशासन से, ठीक है, जैसे नगर पालिका वगैरह हो गया, इससे जो है संबंधित है। सो हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन 74वां संविधान संशोधन। क्लियर हो गई बात। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो इसको हम लोग जो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जानते हैं। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं। तो याद रखिए यहाँ पे जो कुल 11 अनुच्छेद है। संयुक्त राष्ट्र का जो संविधान है उसमें जो है कुल 111 यहाँ पे अनुच्छेद हैं। सो हमारा आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि शिमला समझौता क्या है। तो शिमला समझौता जो है 19 देखिए ये जो है 1971 में जो भारत पाक का युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जीता था। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ कि शिमला में एक समझौता हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शिमला समझौता कहते हैं। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। यह समझौता भारत एवं पाकिस्तान के मध्य दिसंबर 1971 में हुई लड़ाई के बाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सैनिकों ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान जो अभी उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं, बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, वो क्या हुआ था, पाकिस्तान से आज़ाद हो गया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग याद रख सकते हैं। उसका 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। तो मंडल आयोग जो है यहाँ पे उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए जो है बीपी सिंह थे। सो हमारा आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया था, मंडल आयोग ने जो भी सिफारिशें करी थी कि देश में ऐसा होना चाहिए वो सब लागू कर दिए थे। उसका 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि संविधान का 103वां संशोधन क्या प्रदान करता है। तो याद रखिए ये जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण मिला था 10% EWS वालों, मतलब जो भी EWS इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के जो है यहाँ पे आरक्षण देने की बात की गई थी। सो ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। मतलब किस राज्य की जो है ये क्षेत्रीय पार्टी है। तो ये जो है पंजाब राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। सो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो ये जो है छठा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। सो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो याद रखिए ताशकंद समझौता पर जो है लाल बहादुर शास्त्री ने वहाँ पे क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। सो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। ताशकंद जो है अभी उज्बेकिस्तान में है, वहीं पे भारत और पाकिस्तान के बीच ये क्या हुआ था, समझौता हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि उसके एक दिन, इस समझौते के एक दिन बाद उस ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कांग्रेस व्यवस्था का पुनः स्थापना का अर्थ क्या है। तो याद रखिए ये जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो सत्ता में बनी रही
और फिर 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कांग्रेस पार्टी में चमत्कारी व कुशल नेतृत्व का अभाव रहा। फलस्वरूप 1967 में चुनाव में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी की सरकार बनी, लेकिन राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विरोधी पार्टियों की एकजुट होकर सत्ता में आए और सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा एवं उड़ीसा के में कांग्रेस के विरोधी पार्टियों की सरकार बनी, लेकिन 1971 में चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पुनः विशाल बहुमत मिला। केंद्र में कांग्रेस की मजबूर सरकार बनी, मतलब बहुत पावरफुल सरकार नहीं थी, बहुत कम, मतलब एक नॉर्मल सा सरकार बन गया। उसके बाद जो है 1972 में विधानसभा में चुनाव में राज्यों में कांग्रेस ने पुनः विशाल बहुमत प्राप्त की। इस प्रकार जो है कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जनाधार पुनः प्राप्त कर ली। इसे ही कांग्रेस व्यवस्था का पुनः स्थापना या प्रभुत्व कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद जो है 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है आपका गुट निरपेक्षता, ठीक है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है हमारा गुट निरपेक्षता, ये क्या है, यहाँ पे पंचशील का सिद्धांत नहीं है। सो हमारा आंसर डी हो गया। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ। तो याद रखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था वो 72 में हुआ था। कब हुआ था? 72 में। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 71 में युद्ध हुआ, 71 में युद्ध जो है पाकिस्तान हारा, उसके बाद 72 में शिमला समझौता हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है 27 नंबर प्रश्न है कि विश्व मानचित्र पर इजराइल देश के रूप में कब स्थापित हुआ था। ये जो है 1948 में स्थापित हुआ था। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि G77 में कितने देश शामिल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से देश शामिल हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकासशील देशों का जो समूह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? G77 बोलते हैं। सो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, इसमें तो कुछ खास बताने लायक है नहीं। उसके बाद क्या है कि बोडोलैंड लैंड की मांग जो है भारत की किस राज्य से संबंधित है। ये जो है आपका असम से संबंधित है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अब हम लोग 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक ध्रुवीयता और दो ध्रुवीयता में अंतर बताइए। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति के रूप में उभरे। अमेरिका उदारवादी का समर्थक था तथा सोवियत संघ समाजवादी का पक्षधर था। दोनों ने अपनी शक्तियां बढ़ाई। दुनिया के अधिकाधिक देश, मतलब ज़्यादातर देश किसी एक महाशक्ति के शिविर में आ गए। दोनों के बीच खुला मुकाबला चल पड़ा क्योंकि वे एक दूसरे के प्रति द्वंद्वी थे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही दो ध्रुवीयता खत्म हो गई, समाप्त हो गई, और उसके बाद जो है मात्र अमेरिकी प्रभुत्व जो है स्थापित हो गया। तो यही था हमारा एक ध्रुवीयता और दो ध्रुवीयता। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हुई हैं ऑलरेडी। इसके बाद जो है 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो देखिए, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आपको 30 वर्ष का होना पड़ेगा। सो हमारा आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और फिर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। तो तीनों याद रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए क्लियर। 38 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो याद रखिए इस और जो आपका ऑप्शन है इसके अनुसार अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ही एकमात्र ऐसे अधिकारी होते हैं जो कि संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद को संबोधित करते हैं। लेकिन याद रखिए अटॉर्नी जनरल कभी भी मतदान नहीं करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके 39 नंबर प्रश्न क्या है कि अनुच्छेद 371 ये किस राज्य से संबंधित है। तो 370 किससे था? जम्मू कश्मीर से। 371 ये जो है नागालैंड से संबंधित है। सो हमारा आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए, विधान परिषद को समाप्त करने के लिए विधानसभा की सलाह की आवश्यकता होती है। विधानसभा चाहे तो विधान परिषद को खत्म कर सकता है। सो ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा। तो देखिए यहाँ पे जो है अटल बिहारी वाजपेयी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए जो गुलजारी लाल नंदा थे वे 13 दिन, उसके बाद हमारे जो यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी थे ये 16 दिन, और उसके बाद चरण सिंह। ठीक है, अगर अटल बिहारी वाजपेयी ना हो तो हम लोग चरण सिंह टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी ऑप्शन में है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। उसके बाद जो है 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि उदारीकरण क्या है। तो देखिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जब कोई राष्ट्र अपनी नीति में इस प्रकार का बदलाव करता है
कि वह दूसरे राष्ट्र के कंपनी या व्यापार संगठन का कोई विशेष प्रतिबंध न लगाता हो, जिससे कि उस कंपनी या व्यापार संगठनों को यहाँ आकर व्यापार करने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, मतलब कठिनाई हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसके माध्यम से व्यापार और उद्योग पर लगे अवांछित प्रतिबंध को हटाना एवं अर्थव्यवस्था का खुला रूप प्रदान करना, ये क्या होता है, उदारीकरण होता है। ठीक है, तो देखिए उदारीकरण में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक देश है और यहाँ पे दूसरा देश है। जैसे मान लीजिए ये अपना इंडिया है और यहाँ पे अमेरिका है। अब अमेरिका की कंपनी चाहते हैं कि इंडिया में आए, तो इंडिया में यहाँ पे जो सामान आता है तो यहाँ पे भारत सरकार क्या करती है, यहाँ पे टैक्स लगाती है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही अंदर आने के लिए, यहाँ पे भारत में व्यापार करने के लिए इस कंपनी को हम लोग जो टैक्स देना पड़ता है उसमें छूट दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अमेरिका की ज़्यादा कंपनी चाहेगी कि भारत में आए। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदारीकरण बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। इसके बाद 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। तो देखिए संविधान का व्याख्या कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पंचायती राज में क्या शामिल। देखिए पंचायती राज किस चीज़ में शामिल है, तो ये जो है राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, पंचायत का चुनाव राज्य ही करवाती है। सो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। उसके 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि राज्यसभा में धन विधेयक कितने दिनों तक रोका जा सकता है। तो याद रखिए ये जो है राज्यसभा में केवल 14 दिनों तक रोका जा सकता है। अगर इससे अधिक रोक के रखता है राज्यसभा तो लोकसभा मान के चलती है कि राज्यसभा ने बिल को पास कर दिया। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 14 दिन तक ही रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी समिति राजनीतिक के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित हुई थी। मतलब राजनीति में जो अपराध बढ़ रहा है उसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी। तो याद रखिए ये जो है बोहरा समिति थी। कौन थी, बोहरा समिति। सो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि विश्व नेताओं में भूमि पर्यावरण की चिंता क्यों है कि कोई 2 कारण लिखिए। देखिए इसका सिंपल सा कारण है कि दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि की जो है अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन को एक बड़े हिस्से में उर्वरता कम हो रही है। उसके बाद चारागाहों के चारे जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, मत्स्य भंडार घट रहा है। उसके बाद जो जलाशयों में की जो जल राशि उसकी बड़ी तेज़ी से उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। उसमें जो है प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इससे खाद्य उत्पादन भी कमी आ रही है। मतलब देखिए नेताओं में जो है सबसे बड़ा चिंता क्या है, खाना को लेकर। अब जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ज़मीन घटता जा रहा है, जो कृषि योग्य भूमि है वो भी कम हो रहा है, बाकी जो ज़मीन उपजाऊ था उसमें जो उपजाऊ शक्ति भी, उर्वरा शक्ति भी उसकी कम होती जा रही है, जिसके कारण क्या होगा, फसल की उपज धीरे धीरे घटेगी अब। तो इसके यही सब जो है यहाँ पे क्या है, नेताओं की, विश्व नेताओं की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तो ये सब हम लिख सकते हैं एग्जाम में। 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि चुनाव के लिए आदर्श आचार्य संहिता कौन जारी करता है। तो देखिए आचार्य संहिता लागू भी चुनाव आयोग करता है और ख़त्म भी चुनाव आयोग ही करता है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न क्या है, हमारा आखिरी प्रश्न है ये कि भारत की संसद में शामिल है, भारत के संसद में कौन कौन शामिल है। तो यहाँ पे देखिए लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा दोनों, राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। साथ में डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, वहाँ पे और भी वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।